बेटा फाइनल पे आए हैं, सुधर जाते हैं, नाली और के झगड़े हो रहे, डिवोर्स हो रहे, बच्चे रो रहे, उंगलियों के साथ खेल रहे, फाइनल पे आते हैं, अच्छे से लिखना शुरू करते हैं। जरा देखिए, मेरे क्वेश्चन का हर आंसर इस मॉडल फॉर्मेट में होगा, हर आंसर, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, सिंपल रखना, जितना सिंपल और हम्बल फॉर्मेट उतने ज्यादा मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले कोट करो प्रोविजन, अंडरलाइन करो, कोलन करो, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर, जैसे हमने यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटी का सेक्शन लिखना था तो हमने लिखा 2 सब सेक्शन नंबर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, लेकिन हमारे सिलेबस में 6-7 एक्ट है तो एक्ट का भी नाम लिखना जरूरी है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चल जाएगा, कंपनीज एक्ट का शॉर्ट फॉर्म मत लिखना सर, जो बड़े बड़े लॉज है सिर्फ उनका, ये लिखा। फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में प्रोविजंस लिखो, आप देखना हमारे मॉडल आंसर फॉर्मेट में सभी जो प्रोविजन पॉइंट वाइज है, डेफिनेशन भी तो भी पॉइंट वाइज दिया है, ठीक है, कि फीमेल की डेफिनेशन ये है, फिर नीचे हमने डेफिनेशन शो की। एक बार आपकी प्रोविजन कोट करना शुरू हुई, जैसे अभी हमने फॉरेन सिक्योरिटी वाला सवाल पूछा, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख लूंगा। आप देखो कैसे लिखा है, कैसे लिखा है फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन, देखो कैसे लिखा है। फॉरेन सिक्योरिटी मींस, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स or any other instrument denominated in the foreign currency, expressed in the foreign currency and includes securities expressed in the foreign currency but redemption written in Indian, पूरी definition लिख दी। नीचे डिनोमिनेटेड ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी इन द फॉरेन करेंसी इज नेसेसरी, ये काम की चीज हमने देखी थी, सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, इसलिए टॉप पॉइंट है दिया। तो देखो कितने शांति से कोट किया है, इसी तरीके से जितने पॉइंट हो 1 2 3 4 आपने उसको कोट करना है। फिर नीचे एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन बहुत 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको सिंगल केस स्टडी दी है, मतलब सिर्फ एक केस स्टडी है और एक ही केस स्टडी को डिस्क्राइब करना है, तो आपका एक्सप्लेनेशन अलग आएगा और जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर, ये दोनों चीजें हम लिखेंगे। मतलब ये सिर्फ कब, जब एक केस स्टडी है, ये आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 3-4 सवाल पूछे हैं, 3-4 क्वेश्चन, जैसे अभी हमने फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर 3-4 सवाल लिखे, ये फॉरेन एक्सचेंज का, ये फॉरेन एक्सचेंज का, ये फॉरेन एक्सचेंज का, ऐसे 3-4 है, तो आपने एक्सप्लेनेशन एंड आंसर है, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर को कंबाइन करना है, जैसे मैंने किया, कंबाइन, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर कंबाइन, इसको सेपरेट नहीं करना है। आप इधर देख सकते हो, जैसे देखो फॉरेन, यहां मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन और साथ में ही मैंने लिखा आंसर, क्योंकि ये जरूरी इसलिए क्योंकि 4-5 सवाल पूछे गए, हर एक का सेपरेट आंसर नहीं दे पाएंगे, हर एक के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे फिर आंसर देंगे, उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन, 4 पॉइंट के अंदर मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, सिंपल, खत्म कर दी बात। सिक्योरिटी में भी वैसा। सो अगर आपको 4-5 केसेस दिए हैं एक साथ, तो एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन करो, 1 2 3 4 पॉइंट लिखो, 1 2 3 4 पॉइंट के अंदर उसके आंसर लिखो। 3-4 सवाल है, 4 या उससे ज्यादा सवाल है तो, लेकिन अगर आपको एक ही सवाल पूछा है, केस स्टडी 1 है, 2 है या 3 है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन आंसर ये अलग अलग रखना, एक्सप्लेनेशन में पूरा केस स्टडी डिस्कस करना, आंसर में उसको कंक्लूड करना। इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा, कुछ फॉर्मेट आ जाएंगे उसके हिसाब से लिखेंगे। सो हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं फर्स्ट वाला एरिया एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड वाला तो अभी हमने देखा ही ना, क्लियर। सो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इन द गिवन केस। सर एक्सप्लेनेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब प्रोविजन, प्रोविजन किस तरीके से लगेगा ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कैलकुलेशंस दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम रीजनिंग दे सकते हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख सकते हो। रीजनिंग दे सकते हैं कि आंसर क्यों आना चाहिए, ये हम रीजनिंग दे सकते हैं। और फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में 1 2 3 4 जो भी आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज फॉर्म में, जैसे डिस्क्रिप्शन देना पॉइंट वाइज फॉर्म में, कैलकुलेशन पॉइंट वाइज फॉर्म में, रीजनिंग पॉइंट वाइज फॉर्म में। फिर उसके बाद में आएगा केस लॉ। अभी तक तो देखो हमने कोई केस लॉ फिल्म में देखा नहीं है, तो अगर आप केस लॉ पढ़ोगे, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें केस लॉ भर भर के, डायरेक्टर्स में भी केस लॉ भर भर के, तो अगर आपने कोई केस लॉ पढ़ा है तो केस लॉ पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट, मैं आपको बताऊंगा पिटिशनर डिफेंडेंट क्या होता है, एक्स वर्सेस वाई, ये जो केस लॉ होता है वो, और 1 लाइन में मुझे यहाँ पे डिसीजन चाहिए कि एक लाइन में उस केस लॉ का डिसीजन क्या है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये चीज को हमने अच्छे तरीके से याद रखा। केस लॉ कोट करना खत्म, फिर एंड में आंसर। सर एक्सप्लेनेशन तो लिखा, आंसर की क्या जरूरत है? कॉस्टिंग के पेपर में कंक्लूड करते हो, 20,000 रुपए कॉस्ट आई क्यू आई, बैलेंस शीट टैली करते हो तो नीचे अंडरलाइन करते हो दोनों बैलेंस शीट की फिगर्स को। आंसर यहाँ पे उठेगी पेपर में कंक्लूड ना करें। उन्होंने देखो सवाल क्या पूछा है, अब देखो ये जो सवाल हम देख रहे हैं ना, फॉरेन किसका, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का, उन्होंने सवाल क्या पूछा है, देखो व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द फेमा ऑफ प्रिंटर यूनिट इन पुणे एंड दुबई। उन्होंने सवाल पूछा है पुणे और दुबई का। हम एक्सप्लेनेशन में सब रीजनिंग दे दिए, पर अगर हमने पुणे और दुबई का स्टेटस कंफर्म नहीं किया एट द एंड ऑफ द आंसर, और मैंने सेंटेंस नहीं लिखा कि पुणे का स्टेटस ये है, दुबई का स्टेटस ये है, तो मेरे 1-2 मार्क कटने के चांसेस है 4 में से, मतलब पूरी मेहनत के और मार्क्स 2 ही मिले। तो आंसर जो पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, जस्ट आंसर इट इन 1 लाइन, जस्ट आंसर इट इन 1 लाइन, ये आपको लिखना है। और इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में 1 2 3 सवाल रहेंगे उनके आंसर, और सबसे एंड में सजेशन। अब सजेशन में नॉर्मली हम क्या कोट कर सकते हैं, कोई फॉर्म अगर रिलेटेड है तो कोट करेंगे, कोई पेनल्टी दी है जो पूछी नहीं है पर रिलेवेंट है तो हम कोट करेंगे। रिलेवेंट चीज है, पब्लिक कंपनी शुड हैव 7 मेंबर्स, कोट नहीं करना है, ई फॉर्म्स पेनल्टीज ऐसी चीजें कोट करनी है। या जो रिलेवेंट कंटेंट है, जो प्रोविजन में कोट करना आप भूल गए, वो आप सजेशन में कोट कर सकते हो। जैसे प्रोविजन में कोई पॉइंट लिखना भूल गए, जैसे यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है ना, 2 पॉइंट आपने लिखा, अभी जस्ट देखा,
ये देखो, ये फॉरेन सिक्योरिटी में 2 पॉइंट दिए थे ना, हाँ देखो फॉरेन सिक्योरिटी कि पहले फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगी वो फॉरेन सिक्योरिटी। समझो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो मैं इसको सजेशन में डाल सकता हूँ, बाद में मेरे को और मुझे याद आता है। तो सजेशन कीप्स ऑप्शन ओपन फॉर राइटिंग रिलेवेंट थिंग्स एज वेल एज ई-फॉर्म्स पेनल्टीज, जो बाकी और कोई नहीं लिखेगा, जो सिर्फ अपनी ही स्टूडेंट्स लिखेंगे। ये आपको एडिशनल एज और इंप्रेशन देगा कि भाई सामने वाला आपको मार्क्स देके जाए। ऐसा अगर आप पहले 5 सवाल सॉल्व करते हो ना, छठे सवाल से ऑटोमेटिक मार्क आना शुरू होंगे। अब सोचो ये फॉर्मेट आपने फॉलो किया और ये फॉर्मेट आपने जो फॉलो किया दोनों में कितना डिफरेंस है। सोचो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस फॉर्मेट पे सब सेग्रीगेटेड है, प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है, ये देखो प्रोविजन, ये एक्सप्लेनेशन, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे उसको आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। आपने क्या कहा लिखा, आधी चीजें तो आधे वर्ड्स तो स्पेसिफाइड नाम से दिए थे आपने, यहाँ सब दिया है बकायदा। तेरे को आंसर चाहिए यहाँ है, तेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा, रीजनिंग चाहिए यहाँ है, तेरे को प्रोविजन चाहिए बेटा यहाँ है, ढूंढ ले जो चाहिए पढ़ ले। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस फॉर्मेट में हमको इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट के कंपैरिजन में हाफ से 1 मार्क ज्यादा मिलेगा? मतलब आप सेम आंसर इस फॉर्मेट में लिखते हो, सेम आंसर, चलो कंटेंट पूरा सही है, तो इस फॉर्मेट इस आंसर को पूरा इस फॉर्मेट में लिखते हो और इस फॉर्मेट में लिखते हो, कहना है सिर्फ फॉर्मेट के लिए हाफ मार्क ज्यादा मिलेगा। सो हाफ से लेके 1 मार्क हमको ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे। चलो लेट्स गो पेसिमिस्टिकली, हाफ मार्क ज्यादा मिला, मल्टीप्लाई बाय 17 सवाल आप सॉल्व किए तो बेटा 8.5 मार्क। मतलब अगर थोड़ा सा भी इंप्रेशन अच्छा रहा और आपके बाजू के सवालों के ऊपर भी 1.5 मार्क और ज्यादा मिलेगा तो नियरली 10 मार्क आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के। 10 मार्क फॉर्मेट फॉलो करने के। 60 पे हो 2-3 सब्जेक्ट लेके बाहर निकलोगे, 50 पे हो एग्जामिशन आएगा, 40 पे हो एग्रीगेट निकलेगा, 30 पे हो पास हो जाओगे सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए। कंसेप्ट समझ में आया? दूसरी बात जो वैल्यू मूड अच्छा होगा, खुश हो जाएगा वो ऐसा फॉर्मेट देख के। अगर मैं बोलूं ना कि भैया 1000 पेपर आप सॉल्व वो चेक करने वाला है अगले 10 दिन में या 15 दिन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हार्डली 50 से 100 पेपर ऐसे होंगे जिसमें कंटेंट और फॉर्मेट सही होगा और आपको लेंथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सिर्फ यही कंटेंट अगर इधर लिखा, लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट का एडवांटेज है, ये फॉर्मेट रोकता है आपको कोई भी चीज भूलने से। प्रोविजन भूलने से रोकेगा, एक्सप्लेनेशन भूलने से रोकेगा, केसवा भूलने से रोकेगा, आंसर भूलने से रोकेगा। मतलब ये 5 पॉइंट आपने चेक कर लेना कि आंसर में 5 पॉइंट आ रहे हैं क्या, नहीं है केसवा कोई दिक्कत नहीं, पर आप चेक तो कर लिए। और अगर कभी कुछ प्रोविजन में भूल गए तो सजेशन में लिखने का भी एक सहूलियत अवेलेबल है। अगर आपने ऐसे पहले 5 सवाल सॉल्व कर दिया ना, पहले 5 सवाल 17 में से, तो बचे 12 सवाल के ऊपर आधे से लेके 1 मार्क वो एक्स्ट्रा देगा। भले आपने एरियर की है, स्पेलिंग मिस्टेक की है, लैंग्वेज ठीक नहीं है, बट फिर भी वो पूरे मार्क्स देता जाएगा क्योंकि आपने इंप्रेशन क्रिएट किया। आंसर समझ में आ रहा है? तो इसी फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए। और आप मेरे क्वेश्चनर का देख सकते हो, पूरे आंसर्स इसी फॉर्मेट में, पूरे आंसर, हर आंसर इस फॉर्मेट में, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बहुत दिल से क्वेश्चनर ठुका रही है। आंसर समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा कि ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है इसको आप कहाँ लिखोगे? जो पहले 15 पेजेस आपने ब्लैंक लिखे थे, रखे थे, याद है? 15 पेजेस ब्लैंक छोड़े थे, 30 पेजेस ब्लैंक छोड़े थे, 15 साइड्स। उसमें पहले आपने कुछ एक कंटेंट छोटा सा लिखा होगा रिगार्डिंग लॉ, उसके बाद में फॉर्मेट लिख लेना, ठीक है? पूरा फॉर्मेट कोड करना है, ऐसा कैसा, गो फॉर इट फास्ट। मैं आपको समय देता हूँ, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, जो सिर्फ क्वेश्चनर लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चनर का जो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? ये फॉर्मेट को उनके रजिस्टर में कहीं पे भी लिख ले, या बुक में लिख ले, या बुक में। तो हमने अभी Prentex Computer is a Singapore-based company having several business. अभी आपको कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है आ जाएगा, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस को टच करके मत बैठ जाना कि यही एक्सपीरियंस आना चाहिए या ये आना चाहिए एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले इस मेडिटेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं स्टेप नंबर 1। ये आपके कंसंट्रेशन सभी चीजों को जो सोल बुक के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने बोली थी उस सबको सुधार देगा, ठीक है? सो स्टेप नंबर 1 है आपका कि हमें साउंड वाइब्रेशंस को यूज करना है। साउंड वाइब्रेशन को यूज करने के लिए वी विल अटर द वर्ड आ, ठीक है? वी विल अटर द वर्ड आ, और हम पूरी सांस अंदर भर के लेंगे। जब आपकी आंखें बंद रहेगी, सांस अंदर भर के लेंगे, एंड जहां हमारी नाभि होती है, ठीक है, नाभि होती है, वहां से थोड़ा सा नीचे, मतलब 2 उंगलियां नीचे, इतना सा गैप छोड़ के नाभि के 2 उंगलियां नीचे, वहां से आपने साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है आ। कई बार आपने देखना जब आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है तो हम कहते हैं क्या पेट के अंदर, पेट से चिल्ला रहा है क्या? तो हमें चिल्लाना नहीं है, हमें कहना है आ, एंड वी हैव टू से इट फ्रॉम वाइब्रेशंस हमें फील होनी चाहिए हमारे नाभि के पास। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा हमें वाइब्रेशन नाभि के पास फील होनी चाहिए। अब नाभि के पास वाइब्रेशन फील होने के लिए व्हाट यू कैन डू नेवल के पास वाइब्रेशन फील होने के लिए 2 चीजें कर सकते हो। एक तो लो पिच का आ बोलो, हाई पिच का बोलोगे तो वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। सो लो पिच का एंड थोड़ा सा खराश वाला आ बोलना है तो वाइब्रेशन ज्यादा बनेंगे। ये आ आपको बोलना है नियर द नेवल, ये आपको बोलना है 7 टाइम्स, 7 बार आपको आ बोलना है। मैं आपको स्टॉप बोलूंगा, आ बोलने के बाद जैसे ही ये स्टेप खत्म हो जाता है, छोटी सी प्रोसेस है, आपने
आपका हेड टिल्ट करना है अपसाइड, मतलब आप ऐसे बैठे तो थोड़ा अपसाइड टिल्ट करना है, इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपका ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन दो आईब्रोज के बीच में आ जाए एट द सेंटर पॉइंट। ठीक है, कई बार इसको आग्नेय चक्रवात भी बोला जाता है, चक्रवात के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना जो ऑटोमेटिक शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करके देखना। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करके देखना, फिर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होगा, आंखें बंद ही रहेगी, ये थ्रू आउट द प्रोसेस में आंखें बंद रहनी चाहिए। ठीक है, सो कंसंट्रेशन यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा इसको एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे ही कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाए मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगा, अब ये सेंटेंसेस के ऊपर आपने थॉट देना है, आई एम नॉट अ बॉडी एंड आई एम नॉट अ माइंड। जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, आपने इनहेलेशन करना है, इनहेल। ठीक है, जानबूझ के इनहेल करना है, लेकिन बहुत ज्यादा इनहेल मत करना, जैसे ऐसे नहीं, नॉर्मल जितने आपके ब्रेथ है उससे थोड़ा ज्यादा, जैसे आई एम नॉट अ बॉडी में जब बोलूंगा दैट्स ऑल, नॉर्मल इनहेलेशन। एंड व्हेन आई सेड आई एम नॉट अ माइंड, आपको एक्सहेल करना है, सो आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, मैं बोलता रहूंगा, उसके ऊपर रिदम में आपको इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग दिस फॉर 5 मिनट्स। और आपकी तो आंखें बंद रहेगी, आपको कैसे पता चलेगा 5 मिनट्स हुए हैं, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि किस समय आपको रुकना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, 5 मिनट्स के लिए आपने कंसिस्टेंटली करना है, आपकी आंखें बंद रहेगी, कंसंट्रेशन आईब्रोज के बीच में रहना चाहिए। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस हिसाब से हमें करना है 5 मिनट्स। फिर उसके बाद में स्टेप 3 में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 3 में शांत सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ नॉर्मली, कंसंट्रेशन आईब्रोज में होगा, मैं कुछ म्यूजिक प्ले करूंगा, वो म्यूजिक को सिर्फ सुनना है और कंसंट्रेशन आईब्रोज में ही रखना है। और जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, अगर आपको देखना है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो, बस इतना ही आपको करना है। मतलब आपका जो नॉर्मल ब्रेथ है, नॉर्मल, यहाँ देखो हम जानबूझ के सांस ले रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल ब्रेथ, दिस इज आर्टिफिशियल ब्रेथ। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और नॉर्मल ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है और कॉन्सेंट्रेशन इन बिटवीन आईब्रोज, कंसंट्रेशन आईब्रोज के बीच में रहना चाहिए। मैं जो भी म्यूजिक वगैरह कुछ भी प्ले करूँ वो आपने सिर्फ सुनना है और नियरली 4-5 मिनट तक के पोजीशन में रहना है, 4 to 5 मिनट्स ये पोजीशन में रहना है। जो भी इसके बाद एक्सपीरियंस आएगा, जैसा भी आएगा, विल सी। इतनी ही प्रोसेस करनी है। तो 3 स्टेप्स क्लियर है सबको? एक बार सबसे बोलो 7 टाइम्स वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? नेवल पे। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार बोल के देखिए, बिना आंखें बंद किए ट्राई करना है सब। ठीक है, सांस भर के लीजिए, पूरी फुल सांस लीजिए, बोलिए वाइब्रेशंस पेट के पास आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप पेट पे थोड़ा सा हाथ भी रख सकते हो क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उस एरिया में हो। नेवल के नीचे हाथ रखना है, 2 उंगलियां छोड़ के, मतलब यहाँ अगर आपका नेवल है 2 उंगलियां छोड़ के नीचे वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये 7 टाइम्स करेंगे, फिर आपने एडजस्ट करना है हेड, हेड एडजस्ट करना है कंसंट्रेशन आईब्रोज में। मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, एक्सहेल, आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, एक्सहेल। लॉजिकल रीजनिंग में मत जाना, मैंने पहले ही बोला था, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। और फिर उसके बाद में ये 5 मिनट करने के बाद यू हैव टू जस्ट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट इन बिटवीन आईब्रोज। ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है, कॉन्सेंट्रेट इन बिटवीन आईब्रोज। अगर आपका नेचुरल कंसंट्रेशन आईब्रोज में अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब एडजस्ट करके भी नहीं हो रहा है, तो कहीं एक जगह पे जहां मैक्सिमम होने की कोशिश हो सकती है वहां सेट कर देना और आर्टिफिशियली अपने आईब्रोज के बीच में देखा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस आईज क्लोज, और आपने बॉडी मूवमेंट्स अवॉइड करने, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करना है। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है आपको मच्छर काटेगा, खुजली होगी, ये होगा, फलना होगा, ढकना होगा, कहीं इचिंग होगा, दिमाग में और थॉट्स आएंगे, किसी को ध्यान नहीं देना है। हाथ ऐसे अपवर्ड करके रखो टेबल के ऊपर। अगर आप नीचे बैठे हो तो नॉर्मल सुखासन क्रॉस लेग पोस्टर में बैठना है, हाथ अपवर्ड ऐसे ओपन होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नीचे बैठे हो तो हाथ ऐसे अपवर्ड ओपन रहेंगे अपने घुटनों के ऊपर, और आप टेबल पे बैठे हो तो हाथ ऐसे ओपन रहेंगे टेबल के ऊपर। दोनों पैर नीचे ओपन पोस्टर में ही रहने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो इस चीज को आपने समझना है। अगर आपने हाथ क्रॉस भी रखे या लेग्स क्रॉस भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, टाइट करके बॉडी को नहीं बैठना है। क्लियर है? बॉडी टाइट नहीं होनी चाहिए, पूरी रिलैक्स बॉडी होनी चाहिए। हाथ क्रॉस रखो, ओपन रखो, लेग्स क्रॉस रखो, ओपन रखो, लेकिन हाथ और लेग्स दोनों एक तो ओपन होने चाहिए या हाथ और लेग्स दोनों एक तो क्रॉस होने चाहिए। क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट किया तो इट इज इनर एक्सपीरियंस, तो जितना रिलैक्स रहोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, सो विल ट्राई दिस वन टाइम, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेकिन इसको ट्राई करना, बड़े अच्छे से ट्राई करना, दिल से ट्राई करना, ये आपको जरूर फायदा देगा। दैट इज माय वर्ड। ठीक है, चलो समय सामना, पहले आंखें क्लोज कर लो। आज पहला, जैसे मैं 15 मिनट कंसंट्रेट करके नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, आंखें बंद, गो बॉडी होना चाहिए, बैलेंस है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। बॉडी, रब योर हैंड, आंखें। यहाँ पे आज का लेक्चर हम काफ़ी करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज हम परसों से शुरू करेंगे। कल के
कितना पैसा इंडिया में आएगा, स्पॉन्सरशिप का पैसा। बाहर की कंपनीज भी फिर इन्वॉल्व हो जाएगी स्पॉन्सरशिप में, बिकॉज वहां की कोई एक टीम, वहां का कोई पर्सन एक टीम ओनर है, जिससे इंडिया का ही एडवांटेज होगा। ये है इंटरनेशनल बिडिंग। आपने कभी आईपीएल का टैक्सेशन सुना है? टैक्सेशन मतलब ये अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट थोड़ा जानना चाहोगे आईपीएल का टैक्सेशन कैसे होता है? जबरदस्त टैक्सेशन है आईपीएल का। समझो चेन्नई सुपर किंग्स, खुद का स्टार प्लेयर उनका जो है महेंद्र सिंह धोनी जी, कैप्टन कूल, उसको उन्होंने सेल कर दिया पुणे को, पुणे की टीम को। फॉर एग्जांपल पुणे या मुंबई की टीम को उन्होंने सेल कर दिया। तो मुझे बताओ, महेंद्र सिंह धोनी को बेचेंगे, प्रॉफिट में बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचेंगे। बोलो हाँ है ना, ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचेंगे। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स जब मुंबई को बेचेगी तो उस प्रॉफिट के ऊपर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, हर टीम खुद के प्लेयर को एज असेट करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करती है। कभी पढ़ना, इसका टैक्सेशन बड़ा काम का है। असेट करके रिकॉर्ड करती है, मतलब कैपिटल गेन, मतलब 3 साल के पहले बेचा शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म, वो तो खुदा का शुक्र है डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये टैक्सेशन है आईपीएल का, इसको बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, पर ये 3 चीजों के लिए अप्रूवल नहीं लगेगा। चार्ट पसंद आया तो बिल्कुल लिख के रखिए, ठीक है। हाँ, 4 सवाल रहेंगे, 4 सवाल बिना पूछे छोड़ना नहीं। मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्शन मैच्योरिटी पीरियड, मतलब मिनिमम कितना साल तक किसी भी रखना चाहिए, मिनिमम कितना साल तक, नहीं तो क्या होगा, बाहर के देश हैं, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगा और आप 1 साल में उसको रीपे कर दोगे विथ इंटरेस्ट, तो देश को क्या घंटा फर्क पड़ेगा? देश को तो कोई फायदा नहीं होगा। और समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो मित्रों, देश को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए हमें कुछ मिनिमम पीरियड लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ है ना। तो मिनिमम एवरेज मेंटेन करने का दो क्लियर, क्योंकि कैसे टेक्स्ट तुम्हारे हालत मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी होगा तो उसको देखना, अच्छा लगे तो मुझे बोलना, नहीं लगे तो इट्स ओके। और मैं कोई भी नई चीज करने से डरता नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए, बिकॉज टीचिंग इज अ पैशन, ठीक है। सो चलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं आईबीसी चैप्टर के साथ। हे वेट, इतनी जल्दी क्या है? कौन है आप? Wait. This video has already been recorded and Darshan sir has put this video on YouTube, so I am not recording this. So do that accordingly. अब जानबूझ के टेबल मैंने ऐसा नीचे ले लिया क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट मुझे आपको करके दिखाना है कि हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है। अब मुझे इन चीजों का कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, मैं बचपन से इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ, योगिक फूड हैबिट्स एंड ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट प्रोसेसेस के अंदर। सो मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ मैजिकल शो, दिस इज अ साइंस। सो इन वन हैंड आई हैव ओनियन, ठीक है, कैन यू सी ओनियन? फाइन, आपके घर पे भी होगा। अदर हैंड आई हैव लेमन, ठीक है। लेमन इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर हेल्थ, विटामिन सी। आपको एवरी मॉर्निंग एक लेमन विथ 2 स्पून ऑफ हनी वार्म लुक वार्म वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस पानी में डाल के पी जाओ। पूरा यू कैन से नियर टू हाफ लीटर, यू कैन से अगर आप पी जाओ तो यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंसेस इन योर बॉडी। आपके एनर्जी लेवल्स अप हो जाएंगे, आपको डाइजेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा। आपको बेसिकली देखा जाए तो वेट लॉस, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि वेट लॉस नहीं होता तो वो भी आपका शुरू हो जाएगा अगर आप ये करना चाहो। तो इन वन हैंड आई हैव ओनियन, सेकंड हैंड आई हैव लेमन, ठीक है। आई विल कीप दीस टू असाइड। पुराने जमाने में जो हमारे यहाँ ऋषि महाऋषि हुआ करते थे, दे यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू, मुझे इसके लिए माइक्रोफोन पड़ेगा। ओके, 1 सेकंड। सो हमारे ऋषि महाऋषि जो हुआ करते थे, दे यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष। नाउ यू कैन सी दिस इज द ओरिजिनल रुद्राक्ष, आई कैन गारंटी यू दिस इज ओरिजिनल। और क्योंकि ओरिजिनल रुद्राक्ष टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है। ओरिजिनल रुद्राक्ष एक्सक्रीट द फ्रीक्वेंसीज फॉर द थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर द ह्यूमन एंड व्हिच आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन। ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर कोई रहेगा, दिस इज द गोल्ड प्लेटेड ओरिजिनल रुद्राक्ष, एक 4 मुखी एक 6 मुखी है। जिनको रुद्राक्ष का थोड़ा भी नॉलेज होगा, हम उतने डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, पर मैं आपको सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि एक 4 मुखी एक 6 मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष है। एंड रुद्राक्ष एक्चुअली रिएक्ट्स टू द थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर ह्यूमन एंड व्हिच आर बैड फॉर ह्यूमन। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब पुराने जमाने में ऋषि महाऋषि
जंगलों में जाते थे तो बहुत सारे रुद्राक्ष पहन के जाते थे, क्योंकि उनको कोई भी पॉइजन दे सकता था, क्योंकि वो अच्छे टीचिंग्स देते थे, जो बुरे लोग उनको पॉइजन कर सकते थे। उनको ये समझ में नहीं आता था जंगल से क्या उठा के क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि कौन सी चीज मुझे हेल्प करेगी, कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हाई दे यूज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुद्राक्ष, बिकॉज रुद्राक्ष टेल देम हाउ टू प्रोसीड विद द सेम। नाउ सी दिस, इफ आई कंसीडर ओनियन, अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष को ओनियन या गार्लिक जैसे प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ लो, ओनियन या गार्लिक जैसे प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ लो, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल होगा तो ये ओरिजिनल रुद्राक्ष की टेस्ट भी है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मैं बहुत बड़ी चीज, मैं पहले बोला मैं रिस्क बहुत लेता हूं और मैं नई चीज ट्राई करने में ये नहीं करता, तो विल सी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब जरा ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा, मेरा हाथ पूरा स्टेबल है और मैं कसम खाते बोलता हूं कि मैं ये रोटेट नहीं करूंगा। आपके घर पे ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो आप इसको ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने इसको टच किया, मैं इसको उठा रहा हूं, लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुआ है और मैं ये नहीं कर रहा। आपको हो सकता है अपोजिशन की वजह से क्लॉकवाइज दिखना, पर ये रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप ये खुद करके देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ओरिजिनल रुद्राक्ष ये गार्लिक और ओनियन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आई एम नॉट डूइंग इट, मेरा तो नजर आपकी तरफ है। कैन यू सी दिस? आई एम नॉट डूइंग इट। और आपके घर पे अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष माला है, यू जस्ट ट्राई विथ इट, यू विल कम टू नो। कैन यू सी इट? और आप देखो मेरा हाथ पूरा स्टेबल है, आई एम नॉट डूइंग इट, कसम खाता हूं मम्मी की। ये है ओनियन, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। कैन यू सी दिस? नाउ लेट्स टेक लेमन, व्हिच इज द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ नॉर्मली। लेमन, क्योंकि लेमन वर्क्स एज एंटीबॉडीज फॉर वायरसेस। लेमन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी कोरोना में आपने सुना होगा कि विटामिन सी खाओ, लेमन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो अब यू जस्ट सी दिस। अब मैंने लेमन के ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए रखा, थोड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले लेमन की। मैंने मेरा हाथ स्टेबल कर दिया, लेट्स सी। कैन यू सी दिस? ये लेमन के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओनियन के ऊपर आप रिवर्स करके देख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज था, लेमन के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मम्मी कसम। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कैन यू सी दिस? बस यही है, इट इज सो सिंपल। हम अभी तक इस रुद्राक्ष का साइंस समझ नहीं पाए, हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। पर अभी दीज थिंग्स मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के भले के लिए हम इन चीजों को यूज करना शुरू करें, सो दैट स्टूडेंट शुड लिव एंड स्टडी वेल। इवन इन यू आर इन द हेल, यू शुड स्टडी वेल। सो अगर आपको सच में आपकी फूड हैबिट्स चेंज करनी है, अब देखो मुझे बताओ, आपकी लाइफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिक हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है? हमारी लाइफ हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। वी आर मूविंग ऑन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ साइन ऑफ मूविंग ऑन। तो क्या आप ऐसी कोई चीज खाना पसंद करोगे जो आपकी लाइफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे? दैट मीन्स अगर आप बढ़ रहे हो आगे और आप ऐसी कोई चीज खाओ जो पीछे जा रही है, दैट मीन्स आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो कोई और जरूर बढ़ रहा है। सर सभी तो खा रहे हैं, वही तो दिक्कत है। सभी खा रहे हैं इसलिए सबको ये लग रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है। अगर सब में से 20% लोग भी इसको खाना बंद कर देते तो आज सबको पता चल जाता था कि ये खाना इतनी सही बात नहीं है। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा ये बोलूंगा अवॉइड कीजिए। और ये लाइव इससे ज्यादा और एक्सपेरिमेंट करके मैं क्या दिखाऊं आपको। सो अवॉइड कीजिए। सो गार्लिक, ओनियन, आप ब्रिंजल, ये सबके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू जस्ट नीड ओरिजिनल रुद्राक्ष, जिसके घर पे दादी वगैरह होगी या मॉम डैड पूजा पाठ करते होंगे, उनका ओरिजिनल, हाँ ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का टेस्ट है। डुप्लीकेट रुद्राक्ष लेके उसके ऊपर पकड़ के मेरे को मत बताना सर ये नहीं हो रहा। अगर ये नहीं हो रहा तो देयर आर चांसेस कि आपका रुद्राक्ष डुप्लीकेट है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये टेस्ट भी है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष किस तरीके से पहचाना जा सकता है इसका। वाइस वर्सा, इससे फूड पता चलेगा, फूड से रुद्राक्ष है या नहीं है ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। सो अवॉइड दिस 3। टी और कॉफी के ऊपर तो आप रुद्राक्ष पकड़ लो, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, आप बोलोगे कि ये क्या चल रहा है करके। सो अवॉइड इट। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, अवॉइड इट। मैं बंद करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आज के एज में इसको बंद करना पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं आता हूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू शुड ईट। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू शुड ईट। आई विल फ्रैंकली टेल यू, फ्रैंकली मैं सच बोल रहा हूं, कसम खा के कलर चेंज करके बोलता हूं, मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम्स खाता हूं, सिर्फ 2 टाइम्स। और 2 टाइम में से भी मेरी 1 टाइम मॉर्निंग की मील, 1 टाइम मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून की मील। आफ्टरनून नॉर्मली आई ईट, आफ्टरनून नॉर्मली आई ईट फ्रॉम नियरली यू कैन से 10 to 12 के बीच में। एक्जैक्टली फिक्स टाइम नहीं हो सकता क्लासेस वगैरह की वजह से। 1 टाइम आफ्टरनून में जो मैं मील खाता हूँ 2 टाइम में से, वो पूरी 1 मील रॉ खाता हूँ मैं। एंड मेरे रॉ मील का डाइट भी फिक्स है, डाइट भी इस रॉ मील का फिक्स है। हैंडफुल ऑफ ग्राउंड नट्स, हैंडफुल, 2 हैंडफुल ऑफ ग्राउंड नट्स, दोनों हाथ मिलकर अंजुली में जितने ग्राउंड नट्स आते हैं, हैंडफुल ऑफ सोक्ड ग्राउंड नट्स आई विल रादर से।
हैंडफुल ऑफ सोप ग्राउंडनट्स, ये मैं खाता हूँ भिगो के, इसको कम से कम 4 घंटा भिगोना चाहिए। ग्राउंडनट्स को अगर आप सोक कर दो 4 से 5 घंटा या 6 घंटा पॉसिबल, रात को भिगो के रखना अगर आपको सवेरे खाने हैं। 6-7 घंटा अगर आप ग्राउंडनट्स को सोक कर दो तो ग्राउंडनट्स में से जितने भी हार्मफुल एलिमेंट होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। ग्राउंडनट्स का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मतलब 4 घंटा भी आप इसको सोक कर दो तो जितने भी आपके हार्मफुल एलिमेंट्स जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, कफ क्रिएट करते हैं, एसिडिटी कफ क्रिएट करने वाले जो एलिमेंट है वो सबके सब गायब हो जाएंगे। दूसरा, दिस विल बिकम लाइट डाइजेस्टिव। नॉर्मल ग्राउंडनट्स डाइजेशन के लिए इतना यूज यू इनफ न्यूट पर हैंडफुल ऑफ डाउट्स के साथ उसके आप ये चीज आपको फ्रेश दिखती है क्यों डाइजेशन, सो डाइजेशन क्योंकि डाइजेस्ट साइंटिफिक है ना, आपको ही आपके पेट में कर पाए हैंडफुल मैं तो रात आप उसे मोटिवेशन ये छूट करना चाहिए, कोई दूसरा रीजन नहीं, प्लीज डू। अगर आप है बिंदास का चीज का लंबा लिखता, ठीक है। सो पेट प्रॉपर्ली कुछ ऐसा करना, सेट कर लिया हेड। नाउ एक इस चीज को हमने रीड भी कर लिया। अब हम फाइल कर बना रहे हैं रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, अभी तक क्या क्या हुआ एक बार मैं आपको वापस से थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। पूरा रिवाइज करते अब तक क्या क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात, इंसॉल्वेंट हुई कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर दर्शन इस्पात लिमिटेड, दिल 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का रेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में वैरायटी ऑफ टाइम। दर्शन इस्पात लिमिटेड इंसॉल्वेंट हुआ, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, अनेबल टू पे द ड्यूज। ये इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड रहा, अनट्रीटेड रहा तो कॉर्पोरेट डेटर के लिए लिक्विडेशन होता है, पर लिक्विडेशन में हजारों लोग बेघर होंगे, हजारों लोगों का लॉस होगा। इसलिए हमने इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन के बीच में जुगाड़ करना चाहा, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये जुगाड़ के लिए अप्लाई कर सकता है एफसीओसीसीडी कि भैया आपको कंपनी को वाइंड अप नहीं करना है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था वाइंडिंग अप और आईआरपी का कि भैया वाइंडिंग अप प्रॉपर और आईबीसी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कंपनी को बंद ही करना है तो जाओ वाइंडिंग अप में, और 4-5 साल में रख सकते हैं, पर कंपनी बंद होगी मानेगी। लेकिन आपको सिर्फ खुद का डेट रिकवर करने हैं और कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, आ जाओ आईबीसी में। आईबीसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एफसीओसीसीडी। इन्हें कहते हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, जिसमें कॉर्पोरेट डेटर और उसके जो लोग होते हैं उसे कहते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। एफसी अप्लाई करेगा उसकी पूरी प्रोसेस हमने देखी, ओसी कैसे अप्लाई करेगा उसकी पूरी प्रोसेस हमने देखी, सीडी कैसे अप्लाई करेगा उसकी प्रोसेस हमने देखी। इन्होंने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन 14 डेज में एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हुआ तो 7 डेज में रीसबमिट कर सकते हो। 90% लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही 14 डेज में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ 4 चीजें होगी, इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, पब्लिक नोटिस देगा, वो काउंटडाउन शुरू करेगा और उसी के साथ साथ में मोरेटोरियम पीरियड शुरू होगा। इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फिर कौन बन सकता है? एफसीओसी ने सजेस्ट किया है तो वही बनेगा, ओसी ने सजेस्ट नहीं किया तो आईबीबीआई से पूछेंगे 10 दिन के अंदर। अगर उसी ने सजेस्ट किया तो ओसी वाला इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को पहले पब्लिक नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस में हमने डिटेल दी, नेम, एड्रेस, कौन है, कितने दिन में क्लेम देना है, फॉल्स क्लेम देने पे पेनल्टी कितना है, क्या लास्ट डेट है, मॉनिटरी डेज कब एक्सपायर होंगे, सब दे दिया। मोरेटोरियम में हमने डिक्लेयर कर दिया कि जिस दिन से एप्लीकेशन एक्शन एक्सेप्ट हुआ जब तब से लेकर जब तक सीआरपी खत्म नहीं होता है, लिक्विडेशन नहीं होता, ना कोई लिटिगेशन, ना कोई केसेस, ना कोई ट्रांसफर चार्ज एग्जीक्यूट किया जाएगा, कुछ भी वैलिड नहीं होगा। क्लियर है सर? और 180 डेज हमने स्टार्ट कर दिए थे, पर अभी तक वो टाइम लिमिट हमने देखा नहीं है, हमने पेंडिंग रखा है। फिर इसने कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट किया। अगर कंपनी में एफसीज है तो सिर्फ एफसीज रहेंगे, कंपनी में एफसी नहीं है तो 18 ओसी, 1 वर्कमैन, 1 एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है सर? ये दोनों जगह पे कॉन्स्टिट्यूट करने का 30 डेज के अंदर आपने एनसीआईटी को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट करते से ही 7 डेज के अंदर आप मीटिंग लोगे। 7 डेज में आप मीटिंग लोगे तो आप फिर फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या करोगे ये हमने देखा था। पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन अलाउड नहीं है, तो भैया रिलेटेड पार्टी अलाउड नहीं है। एफसीओसी खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जब जब भेजेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी क्या है, हमने सेकंड टाइम अभी पढ़ा था कि पहला तो मीटिंग अटेंड कर सकता है, एज पर इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा, एजेंडा, नोटिस, मीटिंग ये सब शो करेगा अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर को। साथ में बोला है कि उसको इंस्ट्रक्शन देंगे फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक को, उसने फाइल करना है और उसको उसने ओबे करना है। बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है तो अकॉर्डिंगली वोट करेगा, ये भी हमने देखा हुआ है। आंसर समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में हमने कमिटी ऑफ क्रेडिटर का फर्स्ट मीटिंग देखा। फर्स्ट मीटिंग के अंदर हमने अभी क्या देखा कि पहली मीटिंग जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की हो रही थी तो 7 दिन में होनी चाहिए। फिर हम पहली मीटिंग में आईआरपी को रिप्लेस करेंगे आरपी से। अगर वो आईआरपी को आरपी बना दिया तो आईआरपी सीडी और ए को नोटिस दो। अगर न्यू आईआरपी अपॉइंट किया तो ए को अप्लाई करो, आईबीबीआई को पूछेगा, 10 दिन में अप्रूवल मिलेगा, नहीं मिलेगा तब तक आईआरपी कंटिन्यू करेगा। फिर 40-50% वोटिंग हम लेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी नॉर्मल वोटिंग है जब तक बोला गया है कोई दूसरा वोटिंग। फिर उसके बाद में बोला गया है कि भैया ऑल मीटिंग्स विल बी कंडक्टेड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनलेस फर्स्ट मीटिंग इज कंडक्टेड बाय आईआरपी, जिसके लिए नोटिस मेंबर्स ऑफ सीओसी को देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है, एट द सेम टाइम नोटिस किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, एट द सेम टाइम ओसी जिनका 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है या डेट ड्यू है लेकिन वो वोटिंग कर सकते हैं क्या, नहीं, नो रिलेटेड पार्टी विल बी अलाउड। और सबसे आखिरी में कोरम लगता है 33% जो प्रेजेंट नहीं रहा तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे नेक्स्ट वीक ये एडजर्न होगा। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो जो प्रेजेंट है उसे कोरम मान लिया जाएगा। ये चीज अभी तक के हमने यहां पे देखी है।
अब मीटिंग होने के बाद हमने मेमोरेंडम टू प्रोटेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन ऑर्डर पर्सन अलग अलग लेवल पे बोलेगा तो आपको समझने में तकलीफ, बट व्हेन दिस इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल है तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज कंटेंट, प्लीज डोंट टेक इट एज अदरवाइज, दैट इज रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। अभी एक और सीन होगा, अगले 10-15 मिनट तक अच्छे से देखा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सीन है, बट इससे आपको काफी अच्छा एफसीआरए का हिस्ट्री समझ में आएगा। मैंने अभी तक आपको बोला टेररिज्म की वजह से एफसीआरए आया है, बट देयर इज लॉन्ग गॉन हिस्ट्री फॉर दिस थिंग, ठीक है। सो प्लीज बी रेडी, लेट्स गो। और कुछ गलती वगैरह हो तो माफ कर देना, मेरी तरफ से पूरा डायलॉग मतलब ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिसर्च, मतलब इसके अंदर कितनी मेहनत होती है। विजय माल्या की भी सेम मेहनत हुई थी, 3-4-5 दिन लग जाते हैं एक ऐसे केस स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए। उसके पीछे दिन भर 24 घंटे दिमाग में थिंकिंग होता है, पहले रिसर्च को बता दो, नहीं पहले देखो। और कोई गलती हो तो माफ करना, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे होगा, ठीक है। सो बेटा हमारा जो एफसीआरए था वो आया था टेररिस्ट की वजह से। हैंड्स अप करती, ओ भाई कौन है, कौन हो आप? अपना हाथ ऊपर लेती, अभी और कितने ऊपर, भगवान को नीचे बैठती। हाँ तो नीचे बैठूंगा पर हम तुमको गोली मार देती। क्यों गोली मारती पर? सरस बैठती बैठती बैठती, हाथ बंधती, अब तुम उठती और वो वाली चेयर पे जाके बैठती, उठ जाती, जाके बैठती चेयर पे, तुम आवाज निकालती, तुम्हारे को गोली मार देती, शांत बैठती, चुप। हम तुम लोगों को एफसीआरए का हिस्ट्री पढ़ाने आती, हमारा नाम, तुम चुप बैठती, तुम बीच में बकवास करती, हम तुमको गोली मार देती, छे चुप बैठती। हम तुमको हिस्ट्री पढ़ाने आए हैं एफसीआरए का, हमारा नाम रहती उमामा बिनर राजपूत, हम आईसीस से बिलोंग करती, इसकी शूटिंग इसकी सेटिंग संगठना से। ये टीचर तुमको एफसीआरए का सिर्फ आधा हिस्ट्री बोलती, हम तुम्हें एफसीआरए का पूरा हिस्ट्री बोलते। ये टीचर टेररिस्ट को बदनाम करती है, इसको गोली मार देती, और हमें तुम्हें हिस्ट्री बतानी रहती। सिर्फ टेररिस्ट का हाथ नहीं रहती एफसीआरए बनाने में, इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ रहती, तो तुम सुनती। पहली बात तो पूरे दुनिया का 1975 में 1975 साल में 2 पार्ट में डिवीजन हुई थी, पहला यूएसए और दूसरी यूएसएसआर रहती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों में कोल्ड वॉर शुरू रहती, मतलब ये एक्चुअल वॉर नहीं होती, सिर्फ 2 राष्ट्र एक दूसरे के एजेंट्स को मारती, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती और एक दूसरे के रिसोर्सेस को छीनती। इस वजह से ये दोनों जो कंट्रीज रहती, इन्होंने खुद की एक सीक्रेट एजेंसी मेंटेन की रहती। सीक्रेट एजेंसी का नाम रहती CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और दूसरे का नाम रहती KGB। अब ये दोनों कंट्रीज का एक ही मकसद रहती कि इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट है उसको ये कंट्रोल करना चाहती, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पे होती। इस चीज के लिए यूएसएसआर इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बड़े पैमाने पे फंड सप्लाई करती। ये बात बोली जाती कि इंडिया 10-15 साल तक यूएसएसआर की वजह से रन होती, जिसमें 40% मिनिस्टर, 40% मिनिस्टर ये उस गवर्नमेंट के यूएसएसआर कंट्रोल करती और 1200 ब्यूरोक्रेट्स भी यूएसएसआर कंट्रोल करती, जिससे होती ये कि इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल यूएसएसआर का आती। लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इसके खिलाफ आवाज उठाती और उनका असैसिनेशन कर दी जाती। इसके ऊपर तुम मूवी देख सकती, ताशकंद फाइल्स। इस यूएसएसआर के KGB इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट लीक होती और आज पता चलती कि उस वक्त की गवर्नमेंट को यूएसएसआर से बड़े पैमाने पे पैसा आती। अब ऐसे वक्त में यूएसए भी इंडिया को काबीज करना चाहती, पर यूएसए कैसे काबीज करती? तो यूएसए CIA के थ्रू इंदिरा गांधी के अपोजिशन पार्टीज को बड़े पैमाने पे फंड्स प्रोवाइड करती। जो भी आदमी इंदिरा गांधी के खिलाफ बात करना चाहती उसको यूएसए CIA के थ्रू बड़े पैमाने पे पैसा देती, धन देती, दौलत देती, अशरफिया देती, मवले देती, जिससे इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज बड़ी प्रबल हो जाती। और इंदिरा गांधी के ऊपर एक दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग केस कर देती कि इंदिरा गांधी ने फेक वोटिंग लिए है और वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये बोलती
तुम चुप बैठते, तुम बात करते, हम तुमको गोली मार देती, रॉकेट को लगाती, आसमान में उड़ा देती, फट जाती। तुम चुप बैठती। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग लिखती, इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग जाती और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर देती कि इंदिरा गांधी फेक वोट से प्राइम मिनिस्टर बनती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी ये केस हार जाती और उनको रेजिग्नेशन करवाने के लिए अपोजिशन खड़ी हो जाती। इंदिरा गांधी का ये सिचुएशन देख के इंदिरा गांधी के ऊपर 6 साल का ब्लॉक लगा देती और प्राइम मिनिस्टर बनने से उनको रोक देती। विकिपीडिया पे ये डिसीजन भी हमको मिलती जिसमें केस फाइल किया था राजनारायण नाम के आदमी ने। हम डिसीजन पढ़ती, तुम भी सुनती, नेक्स्ट टाइम क्लास में तुम बच्चों को बताती, आप हिस्ट्री नहीं बताती वरना मैं तुमको गोली मार देती। राजनारायण के केस में हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट फाउंड दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ द इलेक्टोरल malpractices. Ruling on the case that had been filed and deputed opposition candidate Raj Narayanan, Justice Jagan Mohan Lal invalidated the win of Prime Minister Indira Gandhi and barred her from holding elected post for 6 years. तो इंदिरा गांधी 6 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से बैन हो जाती, पर इंदिरा गांधी इसको नहीं मानती और देश में इमरजेंसी लागू कर देती। देश पे उस वक्त कई सारे अखबारों में बड़े पैमाने पे खबर आती, बड़े बड़े अपोजिशंस के लीडर्स को इंदिरा गांधी जेल में डाल देती, बिकॉज इमरजेंसी का मतलब रहती कि गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में आ चुकी है। जेपी मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े लीडर्स को ये जेल में डाल देती। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे डिफेंस मिनिस्टर को सीख का भेस लेके भागनी पड़ती तो इंदिरा गांधी उन्हें पकड़ के भी जेल में डाल देती। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे मिनिस्टर को भी जेल में डाल देती। बट फिर भी इंडिया में आने वाला फंड्स नहीं रुकती और लोग इंदिरा गांधी के बारे में बड़े पैमाने पर लिखती। इंदिरा गांधी इससे परेशान हो जाती और वो सीआईए से आने वाले फंड्स को इंडिया में रोकने के लिए, सीआईए से आने वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन को इंडिया में रोकने के लिए इंदिरा गांधी एक्ट बनाती एफसीआरए, जो 1971 में बिल बनती और 1975 में लॉ पास होती, इंप्लीमेंट होती 1976 से। ये है एफसीआरए का हिस्ट्री बोल। तुमको समझ में आती, तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ाती, टेररिस्ट को बदनाम करती, तुम बात करते हो, तुमको गोली मार देती। क्या बोलना चाहती तुम, क्या बोलना चाहती? रुको, अब तुम बोलती और इसका से नहीं बोलती जितना हम सुनना चाहती। इस सबको रॉकेट से बनती उड़ा देती। इस सब का सबूत क्या है? सब बोलो। हमसे सबूत मानती, हाँ हमसे सबूत मानती, हाँ हमसे सबूत मानती, हाँ तुमसे मानती ना। एफसीआरए का तुम सेक्शन 3 पढ़ती, तुम सब लोग एफसीआरए का सेक्शन 3 पढ़ती तो तुमको समझ में आती कि ये सेक्शन बनाया है उन लोगों के खिलाफ जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाती। हम तुमको सेक्शन 3 पढ़ाती, तुम देखना सेक्शन 3 में क्या लिखी रहती। सेक्शन 3 में लिखी रहती है कि जो भी पर्सन आवाज गया सिस्टम और तकलीफ है नहीं? हाँ कौन है? तू कौन है? पहले बता कौन है तू? पहले तो कौन है बता। हम कोई टेररिस्ट नहीं है भैया, माफ कर दो। आया कैसे? किसी आम आदमी की सुनते नहीं इसलिए टेररिस्ट बन के आना पड़ा। कोई गलती नहीं, माय बाप हमें माफ कर दो, कोई गलती नहीं। वो तो हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे आदमी टेररिस्ट बोल के बोलना पड़ता है। आप पूरा हिस्ट्री बोलते तो हमें भैया गोली मारो, लाइटर है भैया, लाइटर है, गन नहीं है भैया, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? क्या ये टेररिस्ट आके हिस्ट्री पढ़ा के चला गया क्लास में? ये कैसे हुआ? ओके, सो आई गेस एफसीआरए सिर्फ टेररिज्म की वजह से नहीं आया है। एफसीआरए जो आया है वो हमारी ही गवर्नमेंट की वजह से आया है। हाँ जरूर इस वीडियो के अंदर मैंने 1975 इमरजेंसी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताया, इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिए वो भी बताया। पर ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, मैं आगे बीजेपी की भी षड्यंत्र बोलता हूं कि इसके अंदर एफसीआरए के अंदर ही बीजेपी ने क्या षड्यंत्र किया था। बट सामान्य तो नहीं कर सकता। जब मैं एक एक बोल जाता हूँ तो मेरी वाइफ होती है जो दूसरे डायलॉग्स बोलती है, मेरे डायलॉग छोड़ के, मतलब क्या होगा ओके। अपने आप ये सब चीजें आती है। तो थोड़ा पहले इस गेटअप के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। नॉर्मली विजय माल्या किया था, ये विजय माल्या से भी टफ था क्योंकि इसका स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल था और ये समझाना कि एक टेररिस्ट इंडिया का हिस्ट्री बोल रहा है ये तो और भी दिक्कत था। तो मैंने थोड़े से चेंजेस मेरे हिसाब से किए उसमें, स्क्रिप्ट को लिखा। नॉर्मली एक स्क्रिप्ट लिखने बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने हमको सवाल पूछे तो 2 मिनट के लिए बोल दूं। एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए नियरली 4-5 दिन सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। 10-15 मिनट की जैसे 10-15 मिनट की स्क्रिप्ट थी, बैठना पड़ता है। उसका गेटअप वो कैसा दिखेगा, उसके वॉइस का एक्सेंट क्या होगा,
क्या वो रियलिस्टिक लगेगा? ये एक एंगल से सोचना, और फिर खुद के एंगल से एज ए टीचर तुम कैसे रिएक्ट करोगे उसको क्लास में, ये दूसरे एंगल से सोचना, फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखना, फिर उस स्क्रिप्ट को ट्राई करना। मेरे पूरे घर वाले इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये ओबामा बिना लालटेन, ये जो नाम है मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया है, बोले पूरा नाम मत लो ओरिजिनल, इट इज नॉट गुड, तो ओबामा बिना लालटेन नाम रखना पड़ा। मेरी वाइफ, नॉर्मली हम जब पहला रोल करते हैं, मतलब अभी इसमें टेक्निक है काफी, तो जब भी मैं रोल करता हूँ एट द सेम टाइम दो रोल तो नहीं कर सकता, जब भी मैं एक एक रोल करता हूँ तो मेरी वाइफ होती है जो दूसरे डायलॉग्स बोलती है मेरे डायलॉग छोड़ के, मतलब जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ छोड़ के दूसरे डायलॉग वाइफ बोलती है, तो उतना समय हमें काउंट करना पड़ता है। फिर मैं दिखता कैसे हूँ, तो आज लिटरली मैं बोलता हूँ मतलब सी दिस, ये सब मेरे वाइफ के स्टोरीज है एक्चुअली, जिनको मैंने यूज किया है ये पूरे सिचुएशन में, जो काम में आता है। सो नियरली 5-7 दिन लग जाते हैं इसके ऊपर सोचने के लिए, पर इम्पैक्ट इसका स्ट्रांग होता है ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए मैं बताता हूँ। काफी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। अब ये जो वीडियो बना है ये टेंटेटिवली 12 से 15 रीटेक मैंने लिए होंगे सबसे पहले, और 12 से 15 बार ये पूरे इसको रिसाइट किया तब जाके ये बना, पीपीटी बनाया, रिसर्च किया कि सच में ऐसा है क्या, फैक्ट्स ऐसे है क्या, ये सब चीजें मुझे ढूंढ के देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये जितना भी मैंने बोला है ये सब सही है, और मैं इसके लिए छोटा एविडेंस, आपको ये कैसा लगा जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। तो ऐसी कुछ अच्छी चीजें जो आपको समझाने के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे टाइम पास ना हो और कंटेंट के ऊपर और अच्छी ग्रिप बनी रहे, इसके लिए हमें कर सकते हैं। अब देखो एफसीआरए का ही हिस्ट्री आपने सुना, तो आप बहुत रेयरली ऐसा कोई होगा जो इस हिस्ट्री को फॉरगेट करेगा और पूरे एफसीआरए का ध्यान उसके इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैसे यूट्यूब के ऊपर चीजें आती है जिंदगी में। 1975 इमरजेंसी इन इंडिया, इसका एक वीडियो है, इमरजेंसी इन इंडिया 1975 का, जो रिकॉर्ड किया होगा। इमेजिन 259, अभी हमने उसका लॉन्ग फॉर्म ऐसा है जो आपको प्रोनाउंस भी नहीं करते आएगा कि केजीबी क्या था। हमें देखना चाहिए जरूर। इसको देखिए 2 मिनट के लिए, तो ये क्या है, ठीक है, देखते रहिएगा प्लीज, और इसको प्लीज कंटेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों में मत इन्वॉल्व होइएगा। ये सिर्फ आपके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए है कि ये स्टोरी का इंपैक्ट आपके ऊपर आए, तो कभी आप ट्रांजेक्शन को ना भूलो, क्योंकि इसके ऊपर पूरा सरफेस डिपेंड है। अगर आपको ये आ गया तो सरफेस आपको आ गया, ठीक है। सो बड़े अच्छे से इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना। बैंक ऑफिसर लोन रिकवरी के लिए जा रहा है लल्लन टॉप के पास, तो क्या सिचुएशन होगा, ठीक है, वो फॉर इट फास्ट। ये साला कैसे कैसे लोगों को बैंक लोन देती है, ये साला उल्टा घर बांध के रखा है लल्लन टॉप को। लल्लन टॉप, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप, इधर 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 है। ये उल्टा घर तुम्हारा है? कौन सी? अरे ये उल्टा घर तुम्हारा है, तुम लल्लन टॉप हो। हाँ मैं ये लल्लन टॉप, मैं ये लल्लन टॉप। इतना दारू क्यों पीते हो? तो दारू बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस तो पी रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए, वो आईसीआईसीआई बैंक से तुमने लोन लिया था 10 करोड़ का। हाँ तो अरे तो तुमने वो लोन 3 महीने हो गए पे नहीं किया, 3 मंथ्स हो गया तुमने लोन पे नहीं किया। अरे समझ आ रहा है, 3 महीने हो गए। 3 महीने अरे भैया हंसने की बात नहीं है, तुम्हारा घर गिरवी है, हम घर जब्त करने आए हैं। नहीं, अरे हम घर जब्त करने आए, तुम्हारा घर गिरवी है, तुमने लोन रिपे नहीं किया, तो मेरे घर बिकेगा, तो बेचना पड़ेगा भैया, बेचेगा, लोन रिपे नहीं। भैया ये क्या मजाक है यार? अरे तो बेचना पड़ेगा ना, तुमने लोन रिपे नहीं किया तो करे क्या? रुक मैं तेरे को अभी दिखा। देखो भैया तमीज से बेचेगा भैया, तो दिखा दे मैं। अरे क्या दिखा? अरे भैया दारू में पूरे पैसे उड़ा दोगे क्या? अरे और एक बोतल लेके आओगे क्या? भैया पागल, कैसे लोगों से पाला पड़ा है साला मेरा। किधर सर? अरे क्या लेके आ गए पागल हो तुम? मैं जला लेगा। अरे भैया धमकी नहीं, मैं पहले बोल रहा जला दूंगा। अरे पागल हो गया भैया, जला दूंगा मैं खुद पे। अरे क्या कर रहे हो? के मैं अरे भैया मैं बैंक ऑफिसर हूँ, तू मेरा सारा घर बेचेगा। अरे तो भैया मैं जला देगा। अरे धमकी भैया, अरे भैया क्या कर रहे हो आप? ये माचिस क्यों निकाल रहे हो? अरे भैया पागल हो गया, ये क्या कर रहे हो? जला लूंगा। अरे पागल हो? जला लूंगा। अरे अरे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर में खबर आएगा, क्या खबर? बैंक लोन चुकाने के वास्ते लोगों को जलाती है। अरे भैया पागल हो गए, मेरी नौकरी चली जाएगी भैया। बैंक लोन लोगों को जला लेगा। अरे भैया पागल हो तू गए, अरे मेरा कहाँ में रिकवरी का? जला लूंगा। ये सब पूछता भी नहीं है। जला अरे लूंगा मैं खुद को। अरे कैसे? ह्यूमन राइट्स वाले किधर है? अब ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ से आए? बुलाएगा, खुद को जला लेगा। अरे वो मेरे पीछे पड़वाएंगे के वास्ते लोगों को जलाती है। अरे भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भैया, अरे लोगों को जला। अरे भैया मेरी गलती। अरे सुनो तो, अरे भाई नहीं तो मैं जलेगा, मैं तेरे पीछे भागेगा। अरे पागल यार, अरे भैया सॉरी भैया, बात कर रहा हूँ भैया, भैया तेरे को किधर के? अरे भैया छोड़ो, अरे बचाओ। ओके वो छोड़ना, कंटेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, वो होता रहेगा, बट इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी।
सो आपने सिचुएशन देखा कि भैया ललन टाप ने बैंक से लोन लिया, जो गुडविल पूरा हो गई बात, बिकॉज लोन रिकवरी करती भी सही नहीं है, ट्राइड दैट बट एसेट रिले, लेकिन हो सकता है रिकवर करता है उल्टा रिकवरी के लिए पूरी 0 रुपीज वैल्यू हो जाए, बैंक इससे कुछ ना रिकवर कर पाए, उल्टा रिकवरी के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर बैंक कर बैठे, तो बैंक की तो लग गई ना, लोन रिकवर नहीं कर पा रहे, एनपीए हो गया, लॉस असेट हो गया, और यहां बैंक इससे कुछ ना रिकवर कर पाए, उल्टा रिकवरी के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर बैंक कर बैठे, तो बैंक की तो वाट लग गई ना, लोन रिकवर नहीं कर पा रहे, एनपीए हो गया, लॉस असेट हो गया, और यहां तो चलो ललन टाप है, ये तो सुसाइड की धमकी दे रहा है, कोई गुंडा है, दादा है, मवाली है, पॉलिटिशियन है, ये तो सुसाइड की धमकी देंगे, बोल देंगे नहीं देते, जा तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। उसमें पीएसयू बैंक हुई तो हमने देखा किंगफिशर के केस में क्या हुआ। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि भैया जब बैंक से लोन रिकवर नहीं होता तो हम आगे की बातें करना शुरू करते हैं। ये पूरा सिनारियो बहुत जरूरी है, मैं आपको जो जो भी दिखा रहा हूं ये पूरा सिनारियो बहुत जरूरी है। आप इसको बड़े अच्छे से इंपैक्टफुली पढ़ोगे तो आपको पूरा सरफेसिया यही खत्म हो जाएगा, बाद में सिर्फ डिक्टेशन का काम रहेगा और प्रोविजन बोलने का काम रहेगा, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट पता रहेगा कि भाई इस हिसाब से पूरा लॉ बनाया हुआ है। क्लियर आंसर सबको? हाँ। अब हम कौन से पोजीशन पे खड़े हैं? बैंक ऑफिसर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो लोन रिकवरी नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये लोन को बचाए कैसे, इस असेट को रिकवर कैसे करे। अब बैंक ऑफिसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो अब जरा अगला वाला सिनारियो देखना, ठीक है, गो फॉर इट फर्स्ट। अगले सिनारियो को हम पढ़ रहे हैं, गो फॉर इट। साला पता नहीं सूर्य किसका चेहरा देख के उठा था, सारा दिन ही मनहूस निकला है। साले कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है, ये कैसे लोग हैं यार, जलाने की धमकी देते हैं। साला जल जाता ना तो नौकरी चली जाती है अपनी। ए छोटे चाय ला रे, अदरक ज्यादा मार के लाना। साला ए क्या करे, ए चिचरे, ए भैया पहली दिन मनहूस चल रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ जुड़ी हुई विरासत के लुटे हुए सुल्तान डाली नहीं भैया। और क्या नाम है आपका, कौन हो आप? कल्लू कालिया देंगे कालिया। पहली दिन खराब चल रहा है, उधर लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ आप परेशान करो। साला इस दुनिया में चैन है कि नहीं है? अपन ने देखा है तेरा वो सीन, मस्त था एकदम। कौन सा सीन देखा आपने? अरे ललन टॉप वाला रे, वो ललन टॉप वाला। हाँ रिकवरी नहीं हुई ना भाई? अरे तो कोई रिकवरी हुई का? नहीं भैया कोई रिकवरी नहीं हो रही, आदमी जलाने की धमकियां दे रहा है, ऊपर से ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाने वाला था। आज कैसे तैसे मेरी नौकरी बची है, अब जाके क्या जवाब दूं ये समझ में नहीं आ रहा भैया मुझे। साला बोलूंगा कि जलाने की धमकी दे रहा है तो बैंक बोलेगा तुमने क्या हाथ में चूड़ियां पहनी थी, साला जलाने देता तो मेरी नौकरी खा जाते, बैंक बदनाम हो जाती, क्या करे? अच्छा मतलब जीरो? हाँ भैया बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकते, पूरा वैल्यू जीरो हो गया इसका, क्या बताएं आपको, मतलब पूरा वैल्यू जीरो समझ ले। हाँ भैया कितने बार बोलूं, पूरा वैल्यू जीरो है, जलाएंगे थोड़ी आदमी को, और जल गया गलती से तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। तो एक काम करो, क्या साला दिन ही खराब है, हमें ट्रांसफर कर दो, 2 घंटा मारेंगे रिकवरी हो जाएगी चुपचाप। हम तुम्हें क्यों दे पर? अरे तुम्हारे लिए तो लॉस है ना। नहीं नहीं तुम ट्राई मारोगे पर हम तुम्हें दे क्यों, हमारा क्या फायदा? अरे वैसे भी तो तुम्हारे लिए जीरो था, जीरो में और का जीरो होगा। अरे भैया माना हमारे लिए लॉस है पर हम तुम्हें एसेट क्यों दे? हो कौन तुम? कंपनी है तुम्हारी कोई? अरे वसूली कंपनी अपनी दुनिया से लोन रिकवर करते, कॉन्टैक्ट मारते, लोन आ जाता है वापस, समझे? अच्छा मतलब लोन हमारा, रिकवरी आप करोगे, बढ़िया। हम तो पागल है, हम तो कायदे में उठा के नहीं फेंक देंगे। सॉरी भैया मतलब, अरे मतलब यार हम केक कटेगा भैया तो सब में बटेगा ना, हमें भी तो थोड़ा कुछ मिलना चाहिए। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा क्या देंगे? साला लॉस है, और लॉस में क्या देंगे तुमको, और बताओ ना, जीरो है तो थोड़ा कुछ तो भैया ऐसी कोई चीज भी दे दो चलेगा जिससे आपको लॉस ना हो। अरे पर ऐसा कैसी चीज देगा जिससे हमको लॉस? भैया कायदे से तो हमने किया है बीकॉम, पर दिमाग में बड़े अच्छे आइडियाज है। अच्छा जैसे बता दे, सुने भैया आप ऐसी हमें चीज दे सकते हो जो आपके लिए लॉस नहीं है। जैसे कौन सी रे? आपकी कंपनी के शेयर दे दो। शेयर दोगे, डिवेंचर दोगे, बॉन्ड दोगे, तो आपको भी कोई कॉस्ट नहीं है, और हमारा भी जो लोन है लल्लन टाप का वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट दिखेगा। अच्छा मतलब बैंक में जो एंट्री होगा वो होगा कि भैया लोन और एडवांस जो डेबिट था हम उसे क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को कर देंगे डेबिट, तो हमारी इसमें लोन एडवांस हो जाएगा रिप्लेस बैंक से इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट। सुनने में अच्छा लगा, घंटा समझ में नहीं आया। अच्छा वो छोड़ो, आप इतना समझ लो, हमें डिवेंचर दे दो, हम भी खुश आप भी खुश।
तो मतलब लोन पूरा हमको दोगे, डॉक्यूमेंट पूरा हमको दोगे, रिकवरी पूरा हम करे, सब कुछ अरे हमारा? सब चीज आपको ट्रांसफर करेंगे, हर अच्छा। डॉक्यूमेंट, हर चीज जो हमारे पास है आपकी, उसकी सिक्योरिटी, उसका गारंटर, उसका डॉक्यूमेंट, उसका सभी का सभी फाइल, उसका बात जो है। भी डॉक्यूमेंट, हर चीज आपकी। भैया लोन ऐसा मान लो आपका कि हम थे ही नहीं, आपने लल्लन टाप को लोन दिया था, ऐसा मानेंगे। फिर करना जितनी रिकवरी करनी है, बस हमें डिवेंचर दे दो। लोन तो रिकवर हो नहीं रहा, ऊपर से कॉस्ट डबल लग गई, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा दिखेगा बैलेंस शीट में, मैं भी जवाब दे पाऊंगा कि अच्छा डील लेके आया हूं। मतलब लोन में नौकरी मेरा बच समझू, जाएगी मेरी। मतलब लोन में मेरा समझू। हाँ? बिल्कुल मान लो लोन तुम्हारा, फाइलिंग कर लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते, ले लीजिएगा लोन, डिवेंचर इशू कर दीजिएगा, हो जाएगा काम। अरे वाह, और क्या कहते हैं इसको वैसे? इस कंसेप्ट को कहते हैं भैया सिक्योरिटाइजेशन। अच्छा, हाँ। बड़ा होशियार है भैया आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और हाँ पानी वगैरह मैं कैसा? तो आपको भैया हरामी समझ रहा, आप देवमंड निकले। नहीं, वो लंदन टाप का डायलॉग है। अच्छा, नहीं, थैंक यू सो मच भैया। और कैसे हाँ पानी? भैया चाय पियोगे? बिल्कुल। छोड़ू, एक तो इनके लिए पिलाना अदरक दादा, बहुत बढ़िया। अभी चाय वाय छोड़ो, ऑफिस में आके डॉक्यूमेंटेशन हाँ, करते हैं जरा, हमें भी देखना है, समझे? हाँ चलो बैठे चाय पीना, छोड़ो चाय कंसल। तो ये सिचुएशन हुआ। मतलब दिखाने के बाद आपके सामने आना एकदम मुश्किल हो जाता है। कंटेंट फर्स्ट, क्या थे? तो बोले हमको क्यों रिकवरी करने के लिए नहीं देते, हम रिकवर करेंगे। तो ये तो वो पे नहीं कर रहा, तो अब यहां पे क्या कर रहा है, वसूली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लल्लन टाप के साथ मिलकर इस लोन को थोड़ा ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस लोन को चेंज कर रहा है, कुछ टर्म्स चेंज कर रहा है, इंटरेस्ट वेव ऑफ कर रहा है, अमाउंट कम कर रहा है, ऐसा कुछ तो यहाँ जुगाड़ यहाँ पे चल रहा है। तो आप जुगाड़ देखिए यहाँ पे क्या चल सकता है, ठीक है? देखिए इसको, आपको पता चलेगा कि क्या जुगाड़ यहाँ पे चल रहा है। ये अब हम वसूली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में है, जहां पे वो लल्लन टाप से बात कर रहा है, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेबड़े, हाँ लल्लन टॉप, हाँ आइए। बोलो जरा ऑफिस में। ये मस्त है रे तेरा ऑफिस, अबे ऑफिस मस्त है, जगह लेते मस्त है हुए। एकदम। वो भैया, और हवा पानी कैसा चल रहा है नहीं, जरा? हाँ? मस्त हवा पानी सब बराबर है। अच्छा वो छोड़, मैंने सुना तो ICICI बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया तू। हाँ लिया था ना लोन, तुम्हें कैसे पता? वो जाने दे, चल एक ऑफर देता है तेरे को, 10 करोड़ का लोन है। हाँ 10 करोड़ का जगह 8 करोड़ पे कर, हाँ? ठीक है? इंटरेस्ट 2 करोड़ का पूरा माफ तेरा, और पे बैक पेड़ 5 साल के जगह पे 7 साल का। क्या बोलता, करेगा पे? भैया ये तो पे नहीं करना है तो क्या सोचूं मैं? मेरे यहाँ पे ढासलेट बहुत रोके, मैं डरेगा, मैं डरा किसको? अबे साला कंट्रोल कर लो। अच्छा सुन, चल दूसरा ऑफर तेरे लिए खास, 10 करोड़ की जगह पे 6 करोड़ पे करना है, 2 करोड़ का इंटरेस्ट माफ, और 5 साल की जगह पे 10 साल का पेमेंट पीरियड। अब बता पे करेगा? हाँ कैसा लगा, पे करेगा क्या? ए बड़े बड़े पे नहीं करना है तो क्यों सोचूं इतना? पे नहीं, रॉकेट है मेरे पास। माथा कंट्रोल कर लूं। चल एक फाइनल ऑफर देता है तेरे को मैं, फाइनल वाला। हाँ लास्ट, 10 करोड़ के जगह पे 4 करोड़ रुपए कर, 2 करोड़ का इंटरेस्ट माफ तेरा, और जो 5 साल का पेबैक पीरियड है वो 15 साल का। करेगा पे? हाँ कि 2 घंटा? भैया तुम हो भैया, इसलिए बोल रहा हूँ, बैंक मुझे ये ऑफर देता है भैया, मैं कब करूँ रिपे कर देता, नहीं करता, ट्राई तो करता, ट्राई बैंक का लोन में रिपे जरूर करते हैं, बैंक ने ऑफर ही नहीं दिया। वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर था, मुझे धोखा देके भाग गया, पैसा लेके भैया, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं अगर ये ऐसा ऑफर देगा ना तो मैं लोन जरूर रिपे करेगा भैया। चले ऑफर तेरे को 100% रिपे करेगा तू? 100% रिपे करेगा। चल हाँ पक्का? भैया, तुम भी ये करवा लो। चल तेरे लिए करवाता है अपन, ये करेगा? हाँ पक्का, तुम करवाओगे भैया? अबे पक्का करवाएंगे। भैया थैंक यू, डील है, डील डील पक्का? भैया, डील है। पेमेंट चाहिए मेरे को? मैं रिपे करेगा भैया, तुम देव मानुस है भैया। हाँ मैं तो तुमको हरामी समझता, अबे साले, तुम तो देव मानुस निकले भैया। सुना वाला करा डालो कहीं। चल ठीक है, बाहर निकल, चलो कल से शुरू मिलते हैं रिपे भैया, करना। डील भैया, डील चल, डील दो अभी। ये बात तो है। ए, इसको छोड़ के कहीं चले जाएगा नाले में। अबे किधर, अबे सुन बे, किधर जा रहा है? ओके, तो हुआ क्या? ओवरऑल इस सिनेरियो का ये जो सीन दिखाया मैंने, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ओरिजिनल
फाइनेंशियल असेट जो था वो लोन था 10 करोड़ का, इंटरेस्ट ड्यू था 2 करोड़ का, एंड पे बैक पीरियड जो था वो था 5 इयर्स का। फर्स्ट ऑफर दिया गया, 10 करोड़ का लोन, चल 8 करोड़ पे कर, 2 करोड़ का इंटरेस्ट चल माफ, और 5 साल का पे बैक पीरियड चल 7 साल का ले ले। कल्लू कालिया ने ऑफर दिया, लल्लन टाप नहीं माना, दूसरा ऑफर फेंक के मारा, चल 8 करोड़ का लोन 6 करोड़ का पे कर, मतलब 10 करोड़ का लोन अब 6 करोड़ का हो गया, इंटरेस्ट तो पहले से ही माफ था, 7 साल का पे बैक पीरियड 10 साल का कर दिया, फिर भी नहीं माना। तीसरा केस उन्होंने दिया, 6 करोड़ का लोन चल 4 करोड़ का पे कर, इंटरेस्ट तो वैसे भी माफ है और पे बैक पीरियड चल ले ले 15 इयर्स का। मतलब आप ओरिजिनल फाइनेंशियल असेट को कुछ ऐसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि पे करने लायक हो जाए। कोई भी बोरोवर को अगर ऐसा ऑफर मिलेगा, ओरिजिनल अमाउंट का 40% इंटरेस्ट माफ, वो भी 15 साल में, बोरोवर नहीं कुछ, मैं ये नहीं बोल, मैंने बोला था पर वो टीम मैंने एवी बोला, डेज आई गेस वीक्स के अंदर देना पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 वीक या 2 वीक्स है समथिंग, डेज आई गेस 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर देना पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 वीक या 2 वीक्स है समथिंग, वी विल सी इन द प्रोविजन कि 1 वीक है या 2 वीक है, इसके अंदर आपको इसका रिप्लाई देना पड़ता है। क्लियर आंसर? तो हम देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या है, कैसे रिकवरी करने के लिए एआरसी जा रहा है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। ये वापस से उसी घर के सामने लिया हुआ सिचुएशन है, उसी घर के सामने, क्योंकि एआरसी को रिकवर करने के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये रिकवरी वाला प्रोसेस है। सो लेट्स गो फॉर दिस। किधर है बे? ललन टॉप साला, किधर है बे तू? बाहर का नहीं बे। साला चूहा। कौन तेरा आया बाप रे। सवेरे सवेरे डिस्टर्ब करने? अरे देव मानुस, हाँ, अरे भैया नमस्ते, बताओ कैसे आना हुआ? तेरा नमस्ते का तेल है ना, मेरा लोन कब रिपेयर कर रहा है तू? कंस्ट्रक्ट किया ना? नहीं कर पाया भैया, मैं नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पाया, कैसे करूं भैया, पैसा ही नहीं है, कहाँ से करूं भैया? अबे चाइना के चमगादड़, लोन रिपेयर नहीं करेगा ना घर जब्त करके बेच दूंगा मैं, समझा? मेरे घर को लेगा तू? हाँ, मेरे घर को हाथ लगाएगा? हाँ। बैंक वाला भी आया था मेरे यहाँ, और बोल समझा रहा इसको। घर लेगा, मैं तू मेरे घर को हाथ लगेगा, मेरा घर बेचेगा? तेरे को भी बेचेगा जरूरत पड़ी तो साला। रुक यही रुक तू, मैं आया, तू रुक साला, किधर है मेरा घाटे? और कैसे साला किधर गया घाटे मेरा? लोन कर नहीं सकते साला, क्या? तू रुक, तू साला मेरे को, मेरे घर को हाथ लगेगा तू, ये मैं क्या कर रहा है? खुद को अबे जल जाएगा साले, दूर है मेरे साला, से। किधर है रे? अरे यार, मैं घर, ठोक दूंगा मैं, तू बोल रहा मेरे हूँ घर को आग लगेगा, मैं अबे आगे जल जाएगा, समझा? देख तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा मैं। याद रखना, मेरे घर को आएगा और जल के मैं तेरे पीछे भागेगा। तू जल के मेरे पीछे भागेगा। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा, घर दे दो वरना मैं ठोक देगा तेरे को, समझा? अच्छा सा बोल रहा है, सुन नहीं, ले। तू मेरे को वार्निंग देगा, मैं सच में मैं जला लूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको मार डालेगा। अबे सुन मेरे बात, चल जला जला, तू तू जला। मेरे को वार्निंग देगा, मैं जला लेगा, अबे तू जला, जला लूंगा। अबे तू जला, जला तू, अरे भैया क्या? जला बे तू। नहीं नहीं भैया, मजाक। तेरे को बहुत जलने का शौक अरे है। नहीं, तू जला साले। अरे मैं सच्ची, अबे सच्ची का नहीं भैया सॉरी, अबे नहीं जलाएगा, तू जला। नहीं जलाएगा भैया। अरे अरे मोला पानी है खोल भैया, पानी पीने और पानी का तेल ना ठोक देगा नहीं तेरे को। भैया, भैया बस दो मिनट फेंक अबे देगा, रुक, नहीं किधर जलाएगा, भाग रहा है भैया, साले? नहीं। चोए का रुक इधर साला, इधर तू तो ठोक देगा मैं तेरे को। तो इस कर गुडविल हो जाएगा, आएगा एमपी अंडमान। One pen drive has completed, so I'm closing this video. I will record another video for another pen drive.